सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र 40 साल की हो गई थी। मेरा नाम सीमा है। जिस घर में मैं पली बड़ी थी, मैं कोई अमीर घर की नहीं थी। मेरी माँ घरों में झाड़ू बर्तन किया करती थी और पापा खेती बाड़ी करते थे। नया कपड़ा बस दिवाली या राखी को ही नज़र आता था। घर में दाल रोटी ज़्यादा बनती थी। मुझे पढ़ने लिखने का भी खास शौक नहीं था। हमारे गांव में बहुत कम लड़कियां पढ़ती थी और जो पढ़ी लिखी थी वे 5वीं पास थी, जिनको गांव वाले पढ़ा लिखा समझते थे। माँ का शौक था कि मैं पढूं, मगर घर के हालत देखकर मेरा पढ़ाई से दिल उचाट हो चुका था। मेरी माँ ने कई बार कहा कि पढ़ लिख जाओ, थोड़ी सही, लेकिन पढ़ाई औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर मेरी एक ही रट थी, मुझे नहीं पढ़ना। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बन सकती। जब 12 साल की हुई तो मम्मी के साथ काम करने उनके मालिक के घर जाया करती थी। माँ और मैं मिलकर काम किया करते थे। मैं जवान हुई तो मम्मी ने अपने सहेली के घर मेरी शादी कर दी। वह भी लोगों के घरों में काम किया करती थी। मुझे अक्सर माँ पर बहुत गुस्सा भी आता था। एक गरीब घर से निकालकर दूसरे गरीब घर में भेज दिया, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मेरी शादी हुई तो मेरे पति मुझे काम करने से सख्त मना कर दिया। शादी के तीसरे दिन मुझे पता चल गया था कि मेरा पति शराबी है। घर बहुत मुश्किल से चल रहा था। मेरी सास रोज काम पर जाती, ससुर दुनिया से जा चुके थे। मैं रोज अपने पति से बोलती कि मुझे पैसे लाकर दो, तो वो मुझे मारता पीटता था। 2 साल ऐसे ही बीत गया। मुझे भगवान ने एक प्यारी सी बेटी भी दे दी, लेकिन जो आदमी मेरे खर्चे पूरे नहीं कर सकता था, वह मेरी बेटी के खर्चे क्या पूरे कर सकता था। एक रोज़ मैं अपने पति से अपनी बेटी के खर्चे के लिए लड़ रही थी जब मम्मी के घर से खबर आई कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरा आखिरी सहारा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं हर टाइम रोती रहती, मगर अब मेरी पड़ोसन मुझे कहती कि रोती क्यों हूँ, अपनी बच्ची की तरफ देखो, उसके लिए सब्र करो। माँ के 13वीं के बाद मैंने अपने पति से बात की और बोली कि मुझे काम करना है, मगर मेरा पति मुझ पर गुस्सा होने लगा और बोला कि अब मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। मुझे अपने पति पर बहुत हैरत हुई कि खुद कुछ करके नहीं देता, तब इज्जत कहाँ सो जाती है जब तुम्हारी औलाद सारी रात तड़पती रहती है। मैंने अपनी सास से बात करने के लिए सोचा। अगले रोज ही अपनी सास से बात कर ली। मेरी सास ने बोला कि वह मेरे पति को संभाल लेगी। मैं अगले दिन ही अपने माँ के मालिक के घर गई और मालिक से बोली कि मेरी माँ की जगह मुझे रख लीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। पहले तो मालिक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख रहा हूँ, मगर मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं मिले। मैं राज़ी हो गई और मालिक के घर पर काम करने लगी। मेरे पति को तो पता चला तो बहुत चिल्लाया और बुरा भला कहा, मगर मैंने चुप से अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त किया। कई रोज़ तक मेरा पति जब रात के टाइम देर से आती तो मुझ पर गुस्सा रहता, मुझे मारता पीटता। मैं सास से शिकायत करती तो वह कहती कि मर्द है, क्या कर सकते हैं। मैंने मालिक से बात करने के लिए सोचा कि मुझे मालिक के घर पर ही रहने के लिए मकान मिल जाए। अगले दिन मालिक के कमरे में गई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मालिक पूरे बिस्तर पर पैसे बिछाकर लेटा हुआ था। मालिक ने मेरी तरफ देखा और सारे पैसे इकट्ठे करने लगा। मैंने मालिक से बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मालिक ने मुझे बात करने को कहा तो मैंने मालिक से बोला क्या मैं उसके घर में सर्वेंट रूम में रह सकती हूँ, लेकिन मेरे मालिक ने झट से ना कर दी। मुझे हैरत हुई कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, मगर मैं चुप से घर वापस लौट आई। अब मैं हर रोज़ अपने पति से छुपाकर घर से निकल आया करती थी, ताकि निकलने से पहले उसकी मुझ पर नज़र ना पड़े, और उसके सोने के बाद घर जाती। मैं अक्सर देखती कि मालिक हर रोज़ एक काली बड़ी चादर में कुछ छुपाकर ले जाता है और वापसी पर ढेर सारे पैसे लेकर आता है। मैंने कई बार मालिक को अपनी अलमारी में पैसे रखते हुए देखा था, मगर मुझे उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपना काम ध्यान से करती और काम करके घर वापस लौट आई। वहाँ पर कोई नहीं जानता था मालिक काम क्या करता है। सबके जैसे मुँह सिले हुए थे। ये सब मेरी तरह मजबूर थे। एक दिन मैं मालिक के कमरे में गई। कमरे से अजीब सी महक आ रही थी। ऐसी बदबू मैंने कभी अपने पति से भी आती हुई महसूस की थी। ये बदबू ऐसी थी जैसे किसी जानवर के मरने के बाद उनमें से आती है। मैं जल्दी से कमरा साफ किया, अलमारी के पास गई तो मुझे ज़मीन पर चादर में खून के कतरे नजर आए।
मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं जल्दी से सफाई की और कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं सारा दिन बहुत डर में बीते थे। मैं घर आई तो मेरा पति मेरी सास से लड़ रहा था। मैं वजह नहीं जानना चाहती थी। मैं चुप रही और अपनी बेटी को कमरे में लेकर चली गई। गर्मी की वजह से मेरी बेटी को बुखार हो गया था। सारी रात ठंडे पानी से उसकी पट्टियाँ करने के बावजूद भी उसका बुखार नहीं उतरा था। मैं अपनी बेटी के साथ सारी रात जागती रही। अगली सुबह मैं फिर से काम पर चली आई। मैंने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगे तो उसने मुझे बेइज्जत करके रख दिया और बोला कि तुम लोगों की औलादों के लिए नहीं कमाता जो तुम लोगों को देता फिरूं, और उधार लेकर फिर तनख्वाह के टाइम भी अनाथ वाला मुंह बनाकर बैठ जाओगी। अब तुम्हारी तनख्वाह भी पूरी दे दूं और दवा दारू भी माफ़ कर दूं। मालिक की बातें चीरने वाली थी। मुझे अपने मालिक की बातों पर बहुत दुख हुआ था। इतना पैसा कमाने के बाद भी मालिक के शब्द ऐसे निकलते थे जैसे उसके पास पैसा ही ना हो। एक हफ्ता होने को था मगर मेरी बेटी का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। एक हफ्ते बाद मैं थक हार कर अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मेरी बेटी अस्पताल में एडमिट थी। उसके इलाज के लिए पैसा की ज़रूरत थी। मैंने सोचा था मालिक के आगे हाथ जोड़कर उससे अपनी बेटी के लिए भीख मांगूंगी, मगर इतना भूल गई कि उस मालिक के ऊपर भी एक मालिक बैठा है जो उस मालिक का भी मालिक है। इंसानों पर भरोसा करता है और इंसान अपनी लालच से फिर मुंह की खाता है ताकि वह इंसान को इस बात का एहसास दिला सके दुनिया के सारे चक्र मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा कमज़ोर है। मैं मालिक से पैसे मांगने गई मगर वहां जाकर मुझे हैरत का झटका लगा। मालिक एक हफ्ते के लिए शहर चला गया था। अब तो मैं बेबस हो गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था जहाँ से मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे लेती। मैं बैठी रो रही थी जब एकदम ही मुझे अपने मालिक की अलमारी में पैसे रखना याद आ गया। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। पहले तो मुझे बहुत डर महसूस हुआ मगर मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने मालिक की अलमारी से कुछ पैसे चुरा लिए। मैंने जैसे ही अलमारी खोली तो कुछ चीज़ें आगे पीछे करने के बाद मुझे पैसे नज़र आ गए। मैं जल्दी से बहुत से पैसे लिए और मैंने अलमारी में ऐसी भी चीज़ देखी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं जल्दी से पैसे लेकर बाहर निकल आई थी। अचानक एक नौकरानी मेरे पास आई और बोली कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं यहाँ से काम छोड़ देना चाहती हूँ, मुझे कहीं और काम मिल गया है। मैं मालिक को बताने आई थी मगर मालिक नहीं है तो उन्हें तुम बता देना। बात करते हुए मैंने नौकरानी की तरफ नहीं देखा और वहाँ से निकल आई। मैंने उसी टाइम वहाँ से काम छोड़ दिया। माँ अपनी औलाद के लिए क्या कुछ कर जाती है और क्या कुछ कर सकती है, मुझे इस बात का अंदाज़ा उस दिन हुआ था जिस दिन मैं अपनी बेटी के लिए किसी के घर से अपने जान को खतरे में डालकर पैसे चुरा लाई थी। जल्दी से अस्पताल पहुंची तो मेरे सामने आसमान टूट पड़ा था क्योंकि वहां तो मेरी बेटी का मुर्दा लाश पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने मेरी बेटी के चेहरे पर सफ़ेद चादर डाली हुई थी। मेरे चीखों ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया था। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। चोरी की लेकिन अपनी बेटी को फिर भी ना बचा सकी। बेटी के अंतिम संस्कार के बाद अब मुझ पर मालिक के घर चोरी का इल्ज़ाम था और मैं अपने सर पे लगे इल्ज़ाम से छुप गई थी, लेकिन छुपती भी तो कहाँ। मैंने सोच लिया था कि अब मैं बाहर नहीं निकलूँगी। मैं अभी मेरी बेटी को 2 ही दिन मरे हुए थे। अगले दिन ही मालिक घर आ गया था। उसने नौकरानी से खबर भिजवाई कि अपना हिसाब आकर ले जाओ। मालिक उसी टाइम घर आ गया था। उसकी आंखें लाल और अंगारा हो गई थी और वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई है। सब मेहमान जा चुके थे। अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं था मगर मैं 2-3 दिन तक बैठी रही। मौत का बहाना बनाकर घर पर ही रही और भगवान से प्रार्थना करती रही काश ये टाइम ना बीते और मैं कभी मालिक के घर ना जाऊं। 3 दिन के बाद एक औरत हमारे मोहल्ले ही मैं मेरे मालिक के घर काम करती थी मुझे बोलने आ गई थी। बोली कि मालिक ने बुलाया है। मेरी सास कहने लगी कि जाओ अपना हिसाब ले आओ। मैं डरते डरते वहाँ हिसाब करने गई पर डर के मारे मेरी जान निकलने लगी जब मालिक ने अलमारी खोलकर उसमें से वही चीज़ निकालकर मेरे सामने रख दी और बोला कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा वरना जो तुमने चोरी की है ना, तुम्हें इस इल्ज़ाम में जेल भेज दूंगा। मालिक की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं आया कि मालिक को कैसे पता चला। मैं मालिक को हैरत से देखने लगी जिस पर मालिक ने बोला कि ऐसे हैरत से मत देखो, तुमने पैसे चोरी किए थे
उस जगह पर मैंने छोटा सा कैमरा लगाया हुआ था। मुझे जो 1 हफ्ते बाद आना था ना, तुम्हें देखकर मुझे एक ही दिन में वापस आना पड़ा। मालिक ने बोला, मेरा काम करोगी या फिर सबूत के साथ पुलिस के हवाले कर दूं? मेरा पूरा बदन बहुत तेज कांप रहा था। डर के मारे मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। एक तो सामने पड़ी छोटी सी प्लेट में वह चीज़ जिसे देखकर मुझे उल्टी का एहसास होने लगा था। दूसरा मालिक की धमकी जिसकी वजह से मैं चक्कर खाकर रह गई थी। मेरे सामने एक छोटी सी प्लेट में वह 2 आंखें रखी हुई थी जो कि इंसानी आंखें थीं। मेरा तो पूरा बदन काँप कर रह गया था। जब मालिक ने बोला कि तुम्हें एक पता बताऊँगा, तुम्हें वहाँ पर ये देकर आना होगा, उसके बाद तुम मेरे कर्ज से आज़ाद हो जाओगी और मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूँगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने मालिक से हामी भर ली। मालिक ने उन दोनों इंसानी आँखों को एक डब्बे में बंद करके काले कपड़े में रखकर मुझे बताया जहाँ मुझे वह पहुँचानी थी। मैं जल्दी से मालिक से चीज़ लेकर रास्ते में निकली। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे चेहरे की हवाइयाँ गुम थी। मैंने मालिक के बताए गए पते पर डिब्बा पहुँचा दिया, मगर मेरी आत्मा काँप कर रह गई जब सामने का मंजर देखा। वहाँ बहुत से लोग थे जो मरे हुए थे। कुछ लोग उनकी आंखें निकालते और एक डिब्बे में रखते थे। फिर कुछ लोग उन डिब्बों को एक बड़े से डिब्बे में बंद करते और फिर पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक वह आदमी आया जिसे देखकर मेरी आत्मा ही काँप कर रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। मेरा पति मेरे सामने आया और बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति को क्या बताऊं कि मैं यहाँ किस काम से आई हूँ। अभी मैं कुछ कहती कि एक आदमी मेरे सामने आया और बोला, जो डिब्बा लेकर आई हो वो दे दो, यहाँ से चली जाओ। मैं अपने पति को वहाँ देखकर हैरान रह गई और वह डिब्बा पकड़कर जल्दी से मुड़कर बाहर निकल आई थी। मेरा पति भी मेरे पीछे आया, मुझे बुलाने लगा, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और घर पहुँचते ही मैंने एक नई बात उसके सामने रख दिया, जिसको सुनकर वह एकदम चौंक गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगी थी। मैंने अपने पति से बोला कि मुझे डिवोर्स दे दे और मेरा पति गुस्से में आया, बोला कि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने पास रखने का, तुझे अभी डिवोर्स देता हूँ। मैं अगले दिन मालिक के घर चली गई और बोली कि मेरे पति ने मुझे आपके बताए गए पते पर देख लिया था और उसने मुझे डिवोर्स दे दिए हैं। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मुझे आप काम पर दोबारा रख लीजिए और अब मैं एक किराए के मकान में रहूंगी। मैं वहां मालिक के सामने फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मेरे मालिक की अगली बात ने जैसे मुझे अपनी जगह बिल्कुल सुन कर दिया था। मैं आंखें फाड़ कर मालिक को देखने लगी। मालिक ने फिर से पूछा कि मुझसे शादी करोगी? मैं मालिक की बात पर होश में आई। मुझे अपनी कानों पर यकीन ना हो रहा था। लेकिन मेरे मालिक, जो मेरा पति काम करता था, उसके साथ मैं नहीं रह सकती थी। मालिक से बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, बस मुझ पर एक एहसान कर दीजिए, मुझे बस एक छोटा सा घर किराए पर दे दें। मालिक ने पूछा कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? मैं मालिक की बात पर चुप रही तो मालिक ने बोला, इसलिए मैं गलत काम करता हूँ। मैं धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो मालिक मुस्कुराने लगा और बोले कि वह गलत काम नहीं है, गलत काम तुम्हारा पति करता है, हम तो पुण्य का काम करते हैं। मुझे मालिक की बात पर हैरानी हुई कि पुण्य का काम कैसे? किसी की आंखें निकाल के उसके साथ न जाने क्या करते हैं। मैंने चुपके से मालिक की तरफ देखा तो उसने बताया, वे लोग गरीब लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं और लोग उनको आंखें दान करते हैं और उनकी आंखें ली जाती है, वह भी उनकी इजाज़त से ली जाती है जिन्होंने मरने से पहले वसीयत की होती है। मुझे अपने मालिक पर बहुत हैरानी हुई। उनकी बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया था। मैं मालिक को बहुत गलत समझ रही थी, लेकिन मालिक तो मुझे ही चौंका दिया। मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, अब बताओ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मगर अब मेरा अगला सवाल ये था कि आखिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, जब वह जानते हैं कि मैंने उनके घर में चोरी की थी और मैं तो एक नौकरानी हूँ। फिर वह नौकरानी के साथ शादी क्यों करना चाहते हैं? मुझे मालिक पर शक होने लगा था। मेरे मालिक ने बोला कि तुम यहाँ राज करोगी, मैं तुम्हें कभी घर से भी नहीं निकालूंगा। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही था कि मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। और फिर अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। मालिक ने बोला कि मुझे हमेशा से ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो खुद लाचार और मोहताज हो, एहसास करने वाली हो। मुझे तुम में वह सब चीज़ें महसूस हुई है। और बात चोरी की तो तुमने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए की थी। मैं जानता हूँ कल को जब मुझे कुछ होगा
तो तुम मुझे बचाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती हो। मैंने अपने मालिक की गहरी बातों पर हैरत से सोचने पर मजबूर हो गई थी। आज के दौर में भी ऐसे लोग थे जो बुराई के पीछे छुपी अच्छाई को तलाश करते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से हादसे देखे थे। गरीबी ऐसी देखी थी, अपनी औलाद जैसी लक्ष्मी बेटी को खो बैठी थी। मगर अब मैं मालिक से शादी करती भी तो किसके लिए? लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मेरा मायका भी माँ के मर जाने के साथ ही ख़त्म हो गया था और पापा तो अपना खर्चा न जाने कैसे पूरा करते थे। उस पर मेरी जिम्मेदारी कैसे उठाते? मालिक ने मुझे एक दिन सोचने के लिए दिया। मैं अपने गांव अपने पापा के पास वापस चली गई, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब पापा को रोटी पानी में डुबो डुबो कर खाते देखा। उस टाइम मैं खुद को दुनिया की सबसे बेबस औरत समझ रही थी। मैं पापा से क्या मदद मांगती? मैं पापा को कुछ बता भी नहीं सकती थी कि मुझ पर क्या बीत रही है। पापा ने मुझसे वहाँ आने की वजह पूछी तो मैंने अपने पापा से बोला कि मैं उनसे मिलने आई हूँ, और फिर रात के टाइम ही मालिक के घर पर वापस लौट आई और बोली कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। पापा की हालत देखकर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए मैंने मालिक से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे मालिक से मेरी शादी हो गई। शादी के लिए मेरी रजामंदी होने पर पहले तो मेरे पति हैरान हुए थे और फिर मुझे बोले कि ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई 3 लाख रुपए हैं, इसे अलमारी में रख दो। और फिर मुझे बोले कि तुम्हारे जहाँ दिल करे, जहाँ दिल चाहे अपना इस्तेमाल करो। मैं शादी के अगले दिन जब मेरे पति किसी काम से बाहर गए तो मैंने पापा को जाकर सारे पैसे दे दिए और पापा इतने रकम देखकर हैरान रह गए थे। पापा ने पूछा, ये इतने सारे रकम कहाँ से लेकर आई हो? चोरी किया है क्या? उससे पहले मैं कोई जवाब देती, मेरे पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई जो पापा से कह रहा था कि नहीं, ये उसके ही हैं। आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे कोई और नहीं, मेरा पति खड़ा था जो मुझे मुस्कुराकर देख रहा था। पापा ने बोला कि बेटा तुम कौन हो? मैंने झट से पापा को बताया कि ये मेरे पति हैं। पापा तो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे थे। फिर मुझे मजबूर होकर पापा को सब कुछ बताना पड़ा था। मैं पापा के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पापा के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। पापा ने मेरे आगे हाथ जोड़े और मेरी आत्मा तक कांप गई। मैंने झट से पापा के हाथ पकड़ लिए थे। पापा मुझसे माफ़ी मांगने लगे। उनकी गलती थी, उन्होंने बगैर देखे जाने मेरी शादी कर दी थी। लेकिन मैंने पापा को हौसला दिया और कहा कि मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया है। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। अब मुझे अपने पति से डर महसूस हो रहा था। मैं डरते हुए घर आ गई और पति से माफ़ी मांगी और मेरे पति ने बोला कि किस बात की माफ़ी मांग रही हो? मुझे अच्छा लगता अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बता देती, लेकिन तुमने अपने पैसे अपने पापा को दिया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन कोशिश करना, जो भी बात हो मुझसे ज़रूर बताओ। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे दुख सुख का साथी हूँ। पति पत्नी एक दूसरे का जीवन साथी होते हैं। उम्मीद है तुम अगली मर्तबा मुझे अपने दुख में बराबर के शेयर करोगी। मैं अपने पति की अच्छाई देखकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी वारी जा रही थी जिसने इतने अच्छे पति को मेरे झोली में डाल दिया था। गम के बादल छटने लगे थे। खुशियों ने अपने पैर फैला दिए थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। औरत एक बहुत जिम्मेदार इंसान होती है। अब तो मेरे पति मेरे पापा का बहुत ख्याल रखा करते थे। पापा को हर महीने घर का राशन भी डलवा दिया करते थे। मेरे शादी के 2 साल बाद मेरे पापा की भी मृत्यु हो गई थी। उस टाइम मेरे पति ने मेरे पापा का अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम किया था और सब कुछ संभाला था। उस पर मुझे भी मेरे पति ने संभाला था। मैं जब जब पापा को याद करती तो मेरा पति मुझे सहारा देता। एक दिन मेरे पति काम से बाहर गए थे। मैंने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। टीवी में पुलिस एक आदमी को घसीटते हुए ले जा रही थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला पति था। मैं अभी बिल्कुल बुत बनी टीवी देख रही थी कि पीछे से मेरे पति की आवाज़ पर एकदम उछल पड़ी। मेरा पूरा बदन कांपने लगा था, ये सोचकर ही मेरे लिए जान का बवाल ना बन जाए। मेरा पति मुझ पर शक ना करने लगे। उसके सवाल किए बगैर ही उसकी सफाई देनी शुरू कर दी थी। तो वह एकदम हंसने लगा और बोला, परेशान ना हो, उसे जेल भेज दिया है। उसने जो तुम पर जुल्म किए हैं ना, वह कम नहीं था। और उस दिन तुम्हें डिब्बा देकर भेजने का मकसद एक ही था, ताकि तुम अपने पति को देख लो वह क्या करता है। लोग कहते हैं कि मर्द पूरे घर का जिम्मेदारी उठाता है, मगर मैं कहता हूँ कि औरत के कंधे पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं उसके ससुर की,
उसके पति की, उसके गरीब माँ बाप की, उसके छोटे भाई बहन की, उसके बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी एक औरत पर होती है। एक औरत ही होती है जिसको सबके बारे में सोचना पड़ता है। मगर दुनिया नहीं समझती, इसलिए कहती है कि मर्द जिम्मेदारी उठा सकता है, औरत घर बैठकर ये सब कर सकती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। सदा मुझ पर अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय।